वेलकम बैक गाइस। तो काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने बाद ये वीडियो बन रही है। और इससे पहले जो हमने वीडियो पढ़ी थी वो फ्रॉक की पढ़ी थी, आई थिंक, है ना। लास्ट वीडियो जो थी उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया और मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके कुछ रीज़न से एक्चुअली क्या है ना, मेरी यार क्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अभी हो गई हैं, ऑफलाइन क्लासेस। तो इस वजह से मैं वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम, मतलब थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से वीडियो जो है वो नहीं आ पा रही थी। बट अभी कोशिश करते हैं कि रेगुलरली वीडियोस बनाएंगे। और आज हम शुरू करेंगे एनिमल किंगडम को, जो कि हमारा क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 4th का, मतलब चैप्टर 4 जो है उसको शुरू करेंगे। ठीक है। एनिमल किंगडम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है क्लास 11th के लिए भी, और नीट के लिए तो है ही ऑब्वियसली। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में। तो यहाँ से शुरू करते हैं। बाकी जो प्लांट किंगडम है वो तो मैंने पहले ही बना दिया था, तो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम एनिमल किंगडम को। तो वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 4 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें आता है एनिमल किंगडम। ठीक है। अब देखो, जैसे हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था, प्लांट किंगडम में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको मुझे स्टडी करना है, तो मुझे उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि क्लासीफाई करने से क्या होता है, मैं उनको आसानी से स्टडी कर पाऊंगा। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो इतने सारे एनिमल्स को मैं एक साथ नहीं पढ़ सकता, इसलिए मुझे इनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। किसके अंदर? किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन क्या है? व्हेन यू लुक अराउंड, जब अपने आसपास देखते हो तो आपको डिफरेंट टाइप के एनिमल्स दिखते हैं विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड अ फॉर्म। एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल हैज बीन डिस्क्राइब्ड। अभी तक 1 मिलियन स्पीसीज जो एनिमल्स की डिस्क्राइब हो चुकी हैं। इसलिए द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए हमें एनिमल्स को क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनको हमें स्टडी भी करना है ना। तो बिना क्लासिफिकेशन के तो पॉसिबल है नहीं स्टडी करना। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। अब कोई न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है, एनिमल की स्पीसीज है, तो उसको भी मुझे क्लासिफाई करने में आसानी हो जाएगी ना। मतलब कोई नई स्पीसीज मिली एनिमल की, मैंने उसको स्टडी किया, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैंने उसको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं इतने सारे, उनको अगर मुझे क्लासिफाई करना है तो कुछ बेसिस पे करना पड़ेगा ना। जैसे इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अब एनिमल्स अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग शेप, है ना, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, बट देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ कोइलॉम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एनिमल्स इतने अलग अलग टाइप के हैं, बट लेकिन क्या है, एनिमल्स में कुछ कॉमन फीचर्स भी तो होंगे ना, तभी तो वो एक किंगडम एनिमेलिया के अंदर हैं। मतलब किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल आएंगे उनमें क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी होंगी, बट कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होंगी। और वो किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ सेल पे, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ कोइलॉम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमने एक करके करके आगे समझना है। दीज फीचर्स आर ऑल्सो एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। और यही फीचर्स क्या है, बेसिस है एनिमल क्लासिफिकेशन है के, और इनको हमें डिस्क्राइब करना है यहाँ पे नीचे। तो पहला आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल आर मल्टीसेलर। जितने भी एनिमल्स होते हैं मल्टीसेलर तो होते ही, और यूकैरियोटिक भी होते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल नहीं मिलता है। मतलब जैसे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स। जो स्पॉन्जेस की बॉडी होती है वो सिंपली किसकी बनी होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स की बनी रहती है। मतलब सेल्स जो है आपस में लूज एग्रीगेट में आ जाते हैं, और वही क्या बनाते हैं? स्पॉन्जेस। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या क्या शो करते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे कोई टिश्यू नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ सेल आपस में पास जुड़ रखे हैं, और ये सेल्स क्या करते हैं? अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स। अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर भी शो होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई सेल कुछ फंक्शन कर रहा है, कोई सेल कुछ फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का डिवाइड हो जाना। जैसे ये सेल ये काम कर रहा है, ये सेल ये काम कर रहा है, ये सेल ये काम कर रहा है, इस तरीके से हो जाएगा। बट यहाँ पे टिश्यू नहीं होगा है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल रहते हैं जो अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। अब इन कोलन-ट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। इनमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं सेल का जो अरेंजमेंट होता है। हेयर द सेल्स परफॉर्म द सेम फंक्शन आर अरेंज इन टिश्यू, और यहाँ पे टिश्यू बन जाता है। तो यहाँ पे टिश्यू बन जाना मतलब क्या होता है? टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल था, फिर टिश्यू लेवल हो जाएगा। A still higher level of organization जिसे organ level is exhibited by the member of platyhelminths and other higher phyla where tissues are grouped together to form organs. अब
हायर मेंबर्स अगर आप देखोगे प्लेटी हेलमिन जैसे हो गए या उससे भी ऊपर के जो हो जाएंगे, उनमें ऑर्गन लेवल मिलेगा। मतलब पहले सेलुलर था, फिर टिश्यू बना, फिर ग्रुप ऑफ सेल से ऑर्गन बन जाएंगे यहाँ पे, तो ऑर्गन लेवल बन जाएगा। ईच स्पेशलाइज फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, और यहाँ पे ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, इनमें क्या होता है, मोलस्क के बाद आते हैं इकाइनोडर्म्स, ठीक है, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, मतलब ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम। ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और ऑर्गन सिस्टम अपना अपना स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्स हैव ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। इनमें क्या होता है, प्लेटीहेल्मिन्स में एक ओपनिंग होती है जो माउथ का भी काम करती है और एनस का भी काम करती है, ठीक है। हेंस ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किसमें मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्स में। ये एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये दे रखा है यहाँ पे, मैंने बना रखा माउथ और एनस, ये एक ही रहता है। तो अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग हुई, माउथ और एनस अलग अलग। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप, एक ओपन टाइप होता है इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। क्या हुआ, हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया, ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा और एक ओपन स्पेस में निकल जाता है ब्लड, और उस ब्लड के अंदर क्या रहते हैं, सेल्स और टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ये डायग्राम से मुझे पता चलता है। ये जो हार्ट है ये ब्लड को पंप करेगा, ब्लड यहाँ से जाएगा, और ब्लड यहाँ से जाने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ये इधर आ जाएगा, सारा ब्लड यहाँ जमा हो जाएगा, और यहीं पे क्या है, ये टिश्यूज वगैरह प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। बट लेकिन क्या होगा इसके अलावा, क्लोज टाइप इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। तो जैसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों में होता है, हम लोगों में क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आ जाती हैं, तो उसमें ब्लड फ्लो करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हार्ट है, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ये आर्टरीज के थ्रू गया, और ये क्लोज मैनर में काम करता है। मतलब ये ब्लड ऐसा नहीं है कि ओपनली कहीं पे निकल जाएगा, ये क्लोज मैनर में चलता रहता है, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, जो टिश्यूज रहते हैं वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो डाइजेस्टिव क्या है, डाइजेस्टिव भी कंप्लीट, इनकम्प्लीट, और सर्कुलेटरी क्या है, ओपन और क्लोज टाइप के थे। इसके बाद आता है सिमेट्री। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। अब एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे अभी एग्जांपल से आप समझो, यहाँ पे स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पॉन्जेस जो रहते हैं वो एसिमेट्रिकल रहते हैं, मतलब अगर आप उसको डिवाइड करने के लिए कोई लाइन बीच से ड्रॉ करोगे, ऐसे सीधी लाइन, तो वो ना दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। जैसे हम लोगों में क्या है, ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे तो हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे ना, तो हमें सिमेट्री है। बट ये जो स्पॉन्जेस होते हैं इनमें सिमेट्री नहीं रहती है। जैसे एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। सेंटर से लाइन जाएगी तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते हैं। When any plane passes through the central axis of the body, ये दूसरा पॉइंट है। When any plane passes through the central axis of the body, divide the organism into two identical halves, it is called radial symmetry। तो रेडियल सिमेट्री का जो डायग्राम है वो ऊपर है, देखो ये एक एनिमल है, इसमें मेरे सेंट्रल एक्सिस है, ये बीच की लाइन है सेंट्रल एक्सिस। अब कोई भी लाइन या कोई भी प्लेन जब आप इसमें पास करोगे, मतलब प्लेन पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, देखो समझना बात, कोई एनिमल था, इस एनिमल में एक बीच में सेंट्रल एक्सिस है, उसके अलावा यहाँ पे क्या है, कोई भी एक्सिस अगर आप पास करोगे, कोई भी प्लेन पास करोगे और वो सेंट्रल एक्सिस से होते हुए जाएगा और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एनिमल को, तो इसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि एक सेंट्रल एक्सिस आपने बीच में लगाया, बीच में सेंटर लाइन, फिर क्या होगा, कोई भी प्लेन आप ऐसे पास करो या ऐसे पास करो तो क्या होगा, वो प्लेन सेंट्रल एक्सिस से होते हुए जाना चाहिए, और जब वो जा रहा है इस तरीके से तो डिवाइड कर रहा है बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में, इसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो कोलेंट्रेट्स, Ctenophora and echinoderms have this kind of body plane. Animal like annelids, arthropods, where the body can be divided into identical left and right halves in one plane, exhibit bilateral symmetry। तो bilateral symmetry किसमें मिलती है, इनमें। तो इसमें क्या होगा, सीधे लाइन आपने खींची, इसने दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल हाफ्स में, तो ये क्या हो गया, bilateral symmetry। ठीक है, रेडियल और बाइलेटरल में डिफरेंस ये था। अब बताए डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर,
एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। देखो ये ना कुछ जर्म लेयर्स होती हैं, मतलब जब एनिमल एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है तो उस टाइम पे ना उसकी बॉडी में कुछ जर्म लेयर्स बनती है जो हमारी बॉडी की बहुत मतलब वेरियस ऑर्गन्स को क्रिएट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहती है ना तो बहुत अर्ली स्टेज में क्या होता है, कुछ लेयर्स बनती है जिन्हें जर्म लेयर्स या एम्ब्रियोनिक लेयर्स बोलते हैं। तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को डेवलप करती है। तो जिन एनिमल में दो लेयर्स रहती हैं, दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स रहती है, उन्हें बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और ये दो लेयर्स कौन सी है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एग्जाम्पल क्या है इसके, कोलेंट्रेट्स। फिर क्या है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और यहाँ पे क्या होता है, देखो ये है, ये वाला तो हो गया कौन सा, और को ये वाला ए वाला जो डायग्राम है ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें दो लेयर होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, बाहर की हो गई एक्टोडर्म, ये अंदर की हो गई एंडोडर्म। बीच में एक लेयर होती है जो कि ना बेसिकली क्या रहती है, अनडिफरेंशिएटेड रहती है, मतलब प्रॉपरली प्रेजेंट डेवलप नहीं रहती है, जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं। तो ये कौन सी होती है, डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सी होती है, जिसमें तीन जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, ठीक है, और अंदर की एंडोडर्म, और बीच में रहती है मीजोडर्म। तो तीनों रहेगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाएगा उसको। हम क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, these animals in which the developing embryo have third germinal layer which is mesoderm in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animals. Example है platyhelminths to chordates. platyhelminths लेके chordates तो क्या होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं। देन आता है सिलोम या कोइलोम, मैं तो कोइलोम ही बोलता हूँ इसको, बाकी लोग अलग अलग बोलते हैं, तो सिलोम बोल लेते हैं इसको। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। क्या होता है, बॉडी कैविटी। इसको आप ऐसे समझो, जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये बॉडी की वो हो गई एक्सटर्नल, ये लेयर हो गई, और यहाँ से ईसोफेगस जा रहा है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जा रहा है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये लेयर है, तो इसके बीच में नहीं खाली जगह होती, जो खाली जगह रहती है बीच में जिसमें ऑर्गन सिचुएटेड हैं, वो क्या होता है, बॉडी कैविटी, उसी को सिलोम बोलते हैं। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। ये देखो, ये गट जा रही है, एलिमेंट्री कैनाल, इसकी लेयर हो गई ये, ऐसे इमेजिन करो, ये जा रही है, और एक ये लेयर इधर से हो गई जो एक्सटर्नल, ये हो गई हमारी बॉडी वॉल जो हो गई, और ये गट वॉल हो गई। तो इस गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है इधर भी जहाँ पे ऑर्गन्स रहते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। ठीक है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। कि गट वॉल मतलब बॉडी कैविटी है या नहीं, इस बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। जैसे बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। अब थोड़ा समझना बात को, जो मैंने आपको अपने उससे समझाया वो यहाँ पे भी दे रखा है। ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो बीच से जा रही है, और ये हो गई बॉडी वॉल, और बीच में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉडी कैविटी, इधर और इधर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारे पे तीन लेयर्स रहती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, बिकॉज वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे सबसे बाहर की जो लेयर रहती है उसे एक्टोडर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक मिनट, एक्टोडर्म ये हो गई, हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगी, ये हो गई हमारी एंडोडर्म। ठीक है, ये कौन सी हो गई, एंडोडर्म, और एक लेयर जो रहती है बीच में वो कौन सी रहेगी, मीजोडर्म। तो बाहर की हो गई एक्टोडर्म, फिर हो गई सबसे अंदर एंडोडर्म, जो कि ये वाली है, मैंने बता रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा, और जो यहाँ पे बॉडी कैविटी की जो लाइन होती है उसे बोलते हैं मीजोडर्म। तो यहाँ पे ये हो गई ये बॉडी कैविटी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सिलोम हो गई। अब एनिमल्स प्रोसेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। जिनमें बॉडी कैविटी होती है, सिलोम होता है, उसे सिलोमेट्स बोलते हैं। जैसे एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। In some animal, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as a scattered pouch in between the ectoderm and endoderm. अब देखो क्या बोला यहाँ पे कि कुछ एनिमल्स में क्या होता है, बॉडी कैविटी ना लाइंड नहीं होती है मीजोडर्म से। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना, कैविटी लाइन बाय मीजोडर्म। हम पे तो ये जो बॉडी कैविटी होगी ना, इसके चारों तरफ जो लेयर होगी, ये वाली लेयर, ये क्या है, मीजोडर्म से कवर रहती है, पूरी लेयर रहती है। बट कुछ कुछ में क्या होता है, ये जो बॉडी कैविटी होती है इसमें मीजोडर्म की लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, बल्कि मीजोडर्म की जगह पे यहाँ पे क्या होता है, मीजोडर्म एक्चुअली लेयर की फॉर्म में रहता है, स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि ये जो है, ये रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज हो जाता है। तो सच अ बॉडी कैविटी इज
सीडोकोलोमेट मतलब फॉल्स सिलोम प्रेजेंट रहता है, इसमें ठीक से सिलोम बनता नहीं है। एंड द एनिमल प्रोसेसिंग देम आर कॉल्ड सीडोकोलोमेट्स, इन्हें सीडोकोलोमेट्स बोला जाता है। अभी देखेंगे हम इनको, ठीक है। देखो इस डायग्राम को देख लेते हैं पहले। ये है मेरे पास सिलोमेट, वो हम लोग हैं, ठीक है। इसमें सबसे बाहर की लेयर हो गई कौन सी, एक्टोडर्म, ठीक। एक्टोडर्म कौन सी हो गई, जो बॉडी वॉल से रहती है, ये इधर एक्टोडर्म हो गई, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे, अंदर की लेयर हो गई, ये हो गई एंडोडर्म, अंदर जो लेयर है ये वाली, ये हो गई एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में रहती है मीजोडर्म। तो मीजोडर्म ना डिवाइड हो जाती है दो में, मतलब कैसे, एक तो ये हो गई मीजोडर्म और एक इधर भी हो गई मीजोडर्म, और अंदर क्या हो गई, ये एंडोडर्म, और बाहर क्या हो गई, एक्टोडर्म। तो ये जो दो मीजोडर्म ऐसे इधर इधर अरेंज हो गए ना, इनके बीच में जो ये खाली स्पेस है, इसी को क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी। तो ये जो बीच में जा रही है ना, ये वाली ये चीज, ये क्या है, ये हमारी गट है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल है। तो वही मैं कह रहा ना, ये एलिमेंट्री कैनाल है ऐसे करके, ठीक है। इधर बॉडी की लेयर है, ठीक है। तो ये हो गया एक्टोडर्म, अंदर हो गया क्या, एंडोडर्म, और क्या हो गया यहाँ पे, जो ये बॉडी कैविटी है, ये लाइन है दोनों तरफ से, इधर से और इधर से, बाय द बीच की लेयर मीजोडर्म। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा आता है सीडोकिलोमेट्स। सीडोकिलोमेट्स में क्या है कि जो हमारा मीजोडर्म होता है वो स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में रहता है, वो प्रॉपरली ऐसे लेयर नहीं बनाया उसने, ऐसे लेयर, वो स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में इस तरीके से अरेंज हो जाता है। तो इसमें सीडोकिलोमेट्स आते हैं। एग्जाम्पल है एस्केलमेंथिस। द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एकिलोमेट्स। अब जिसमें बॉडी कैविटी होती नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं, एकिलोमेट्स बोलते हैं, एसिलोमेट्स बोलते हैं। जिसमें एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अब एसिलोमेट्स को अगर आप देखोगे ना तो पता है कैसे दिखेगा, ऐसा, ये वाला। वही बाहर की तो एक्टोडर्म हो गई, ठीक है, अंदर की एंडोडर्म हो गई, ठीक है। ये वाली क्या हो गई, ये हो गई हमारी डाइजेस्टिव कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल जो पूरी जा रही है। और सॉरी, और बीच में क्या हो गई, मीजोडर्म हो गई। बीच में क्या प्रेजेंट हो गई, मीजोडर्म, ठीक है। तो सबसे बाहर है एक्टोडर्म, देन उसके बाद आ गई एंडोडर्म अंदर, और बीच में आ गई मीजोडर्म। तो यहाँ पे आपको कोई खाली स्पेस मिल ही नहीं रहा यहाँ कहीं, तो इसमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, तो इन्हें बोलते हैं एसिलोमेट्स, ठीक है। अब आता है सेगमेंटेशन। देखो जो बॉडीज होती है ना, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। सेगमेंट्स में डिवाइड करना मतलब होता है ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड टू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। अब यहाँ पे क्या बोला उसने, कुछ एनिमल्स को एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड किया जाता है सेगमेंट्स में विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स ना सीरियली रिपीट भी करते हैं ऐसे क्लास सेगमेंटेशन में। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। अभी कॉकरोच है, इसमें आप देखो कॉकरोच को डिवाइड कर दिया हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। तो ये सेगमेंट में डिवाइड कर दिया मैंने, 3 सेगमेंट में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल क्या है, अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म में देखोगे तो ये सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 ऐसे ये सेगमेंट्स बना दिए, ठीक है। और इस तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवॉर्म द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामरिक सेगमेंटेशन। इस सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामरिक सेगमेंटेशन, और ये अर्थवॉर्म में होता है, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामरिज्म, ठीक है। द लास्ट टॉपिक यहाँ पे आता है हमारा नोटोकॉर्ड। ये क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। अब नोटोकॉर्ड इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड कैसा होता है, मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, और फाउंड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। तो नोटोकॉर्ड एक्चुअली जो ये रीढ़ की हड्डी रहती है, इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड, पीछे की तरफ रहता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये रहता है इन सम एनिमल्स। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, तो हम भी कॉर्डेट्स हैं। एंड दोज एनिमल्स जिनमें ये नहीं रहता है, दीज आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स, जो कि पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स आते हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन के बेसिस थे, इनको हमने देखा, और ये हमारे लिए ज़रूरी है समझना। मतलब क्लासिफिकेशन करने से पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे मैंने इनको क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट अगर देख लेते हैं, रुको। हमने पहले किया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसमें क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है। फिर ऑर्गन सिस्टम में भी क्या था, डाइजेस्ट सिस्टम क्लोज, और डाइजेस्ट सिस्टम क्या था मेरा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, फिर
सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज था, सिमेट्री एसिमेट्रिकल रेडियल और बायलेटरल था, फिर डिप्लोब्लास्टिक था, फिर सिलोम था, सिलोम में एसिलोमेट था और सीडोसिलोमेट था। फिर सेगमेंटेशन नोटोकॉर्ड के बेसिस पे मैंने क्लासीफाई कर दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने उन पॉइंट्स को पढ़ा जो क्लासिफिकेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एनिमल्स के केसेस में। ठीक है, तो इतना हो गया इस वीडियो में इतना रहने देते क्योंकि ये बेसिस था। इसके बाद बेसिक था, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो सही लगा होगा। अगर सही लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन एनसीईआरटी का ज्ञान। बाय बाय।